हेलो एवरीवन। स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग में क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। टीचिंग कंसिस्ट्स ऑफ 3 वेरिएबल्स। टीचिंग जो है वो 3 वेरिएबल्स से मिलकर बनी है और वो 3 वेरिएबल कौन से हैं? एक टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा कंटेंट एंड स्ट्रेटेजी ऑफ प्रेजेंटेशन एज इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग होता है बीच का, मतलब जो स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो वेरिएबल है वो क्या है? वो कंटेंट और स्ट्रेटेजी है प्रेजेंटेशन की, कि किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है। तो 3 वेरिएबल है। टीचर जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये कंटेंट एंड स्ट्रेटेजी ऑफ प्रेजेंटेशन, ये जो वेरिएबल है ये इंटरवीनिंग वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल हुए, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरवीनिंग। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं टीचर एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें पहले टीचर को डिस्कस करेंगे हम। द टीचर डज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, आई के डेविस के अकॉर्डिंग है ये, ऑफ टीचिंग फॉर ब्रिंगिंग अबाउट बिहेवियरल चेंजेस इन द स्टूडेंट्स। ही इज फ्री टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज फॉर प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू स्टूडेंट्स। टीचर क्या करता है? वो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है, लीड करता है, कंट्रोल करता है, किसको? टीचिंग को, ताकि वो जो डिजायरेबल चेंज हैं स्टूडेंट के बिहेवियर में उनको प्राप्त कर सके, उनको ला सके, वो चेंजेस बिहेवियर में ला सके। टीचर वो बिल्कुल फ्री होता है ताकि वेरियस एक्टिविटीज वो करे, और उन वेरियस एक्टिविटीज से क्या हो कि स्टूडेंट को सीखने में मदद मिले। नेक्स्ट है स्टूडेंट एज डिपेंडेंट वेरिएबल। द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर। अब स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे है? स्टूडेंट जो होता है वो डिपेंड रहता है किसके ऊपर? कि उसे काम करना होता है उस प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो टीचर करता है। टीचिंग एक्टिविटीज ऑफ द टीचर इन्फ्लुएंस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। जो टीचर की टीचिंग एक्टिविटीज हैं वो प्रभाव डालती हैं स्टूडेंट के ऊपर। अब कंटेंट एंड स्ट्रेटेजी ऑफ प्रेजेंटिंग एज इंटरवीनिंग वेरिएबल। ये जो तीसरा वेरिएबल है ये किस तरह इंटरवीनिंग है? इट लीड्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। ये जो है किस तरफ ले जाता है? ये ले जाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में बातचीत की तरफ। द कंटेंट डिटरमाइंस द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। जो कंटेंट होता है वो निर्धारित करता है मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का तरीका। टेलिंग, शोइंग एंड डूइंग, मतलब उसमें क्या करना है? सिर्फ बताना है, दिखाना है कुछ पिक्चर्स वगैरह, या कुछ एक्टिंग करके दिखानी है। वो सारी चीजें जो है, यही जो कंटेंट होता है वो डिटरमाइन करता है प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी। और ये बीच का वेरिएबल है, किसके बीच का? स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो वेरिएबल है उसे कहते हैं हम कंटेंट एंड स्ट्रेटेजी ऑफ प्रेजेंटिंग। कि कंटेंट जो है और स्ट्रेटेजी, मतलब प्रेजेंटेशन का क्या कंटेंट रहेगा, क्या तो मैटर प्रेजेंट करेगा टीचर, और क्या मतलब स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से उसे प्रेजेंट करेगा, वो बीच का जो है वेरिएबल होता है। फेजेस एंड स्टेजेस ऑफ टीचिंग। अब देखते हैं फेजेस एंड स्टेजेस। जैक्सन डिवाइड्स द टीचिंग एक्ट इनटू 3 फेजेस एज शॉन बिलो। इसमें 3 जो फेजेस हैं वो पहले यहां तक देखिए, 3 फेजेस इसमें बताए हैं। वो कौन से 3 फेजेस हैं? प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज जो क्लास से पहले होता है, बिफोर द क्लास, ठीक है, बिफोर द क्लास से पहले ये होगा, ठीक, जिसके अंदर प्लानिंग स्टेज आती है। मतलब टीचर ये प्लान करता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्या कंटेंट लेना है, बच्चों का क्या कुछ लेवल है, उस हिसाब से वो सारी प्लानिंग जो है वो प्री एक्टिव फेज के अंदर आती है। उसके बाद आता है इंटरेक्टिव फेज। जो इंटरेक्टिव फेज होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। यानी जो प्लानिंग की है, जो कंटेंट तैयार किया है टीचर ने, उसे बातचीत करके क्लास के अंदर टीचर और स्टूडेंट में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उस इंटरेक्शन से सारा का सारा जो कंटेंट है वो टीचर कोशिश करता है कि स्टूडेंट्स को दूं, और उससे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो,
यानी वो चीज लागू हो जाए जो मैं चाहता हूं, टीचर ये इसमें कोशिश करता है। तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज, जो इवेल्युएशन स्टेज होती है। पोस्ट एक्टिव फेज, तैयारी कर ली, पहले डिसाइड कर लिया, कंटेंट वगैरह तैयार कर लिया, बच्चों को डिलीवर कर दिया, उसके बाद फिर चेक करना होता है। इसमें चेक करता है टीचर कि बच्चों ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, और अगर कुछ प्रॉब्लम रही तो वो क्या प्रॉब्लम रही, और उन प्रॉब्लम्स को फिर टीचर दूर करने की कोशिश करता है। फेजेस ऑफ टीचिंग, देखिए ये नीचे थोड़ा सा और डिटेल में ये एक्सप्लेन किया है यहां पर इस डायग्राम के अंदर, तो वो हम देख लेते हैं। ये टीचिंग है, तो टीचिंग में टीचिंग आ गया। अब फेज कौन सा? प्री एक्टिव फेज, फेज नंबर 1। फिर आता है इंटरेक्टिव फेज, फेज नंबर 2। पोस्ट एक्टिव फेज, फेज नंबर 3। तो क्या होता है, जो फेज नंबर 1 है उसमें ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं वो देखिए। फिक्सिंग अप द गोल्स एंड कंटेंट, सबसे पहले तो टीचर फिक्स करता है कि मुझे क्या अचीव करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट, गोल्स एंड कंटेंट, ये चीजें यहां पर टीचर डिसाइड करता है। फिर क्या होता है, डिसीजन अबाउट स्ट्रेटेजी भी इसी का हिस्सा होती है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, उसमें क्या है, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर। यहां पर लर्नर्स को डायग्नोज करता है इंटरेक्टिव फेज में। एंड एक्शन एंड रिएक्शन यहां पर होता है, यानी टीचर जो एक्शन करता है, जो कुछ वो देने की कोशिश करता है स्टूडेंट्स को, उसका फिर क्या रिएक्शन होता है, स्टूडेंट्स कितना उसमें से ग्रास्प कर पाते हैं, वो सब जो है इंटरेक्टिव फेज के अंदर होता है। तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज। अब देखिए पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर क्या होता है, एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस। सबसे पहले तो सही टेस्ट करे टीचर के, भाई बच्चों ने कितना सीखा नहीं सीखा, तो उसके लिए एग्जैक्ट टेस्टिंग डिवाइसेस चाहिए। अगला है फीडबैक ऑफ टीचिंग, तो टीचर को फीडबैक भी लेनी चाहिए, भाई टीचिंग मैंने करवा दी लेकिन बच्चों ने कितना ग्रास्प किया, उसकी फीडबैक लेना भी बहुत ही जरूरी है। अब आगे इनको और भी डिटेल में डिस्कस किया गया है, वो देखिए। फेज 1, प्री एक्टिव फेज। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ टीचिंग in which planning takes place. Good planning makes the teaching process easy and effective and also ensures that it will be successful. जो प्रीएक्टिव फेज होता है उसमें क्या होता है, पहला ये फेज होता है जिसके अंदर प्लानिंग की जाती है, और गुड प्लानिंग जो है वो टीचिंग प्रोसेस को इजी बना देती है। अगर टीचर पहले से ही बहुत अच्छी प्लानिंग अगर करके चलेगा ना, तो ये जो है टीचिंग बहुत इजी हो जाएगी उसके लिए और इफेक्टिव हो जाएगी। दो चीजें हो जाएंगी, क्या होगा, हाउ डज प्लानिंग हेल्प ए टीचर, एक टीचर की कैसे मदद करती है, इट मेक्स द टीचिंग प्रोसेस इजी एंड इफेक्टिव एंड ऑल्सो एंश्योर्स दैट इट विल बी सक्सेसफुल। और ये भी एंश्योर करती है प्लानिंग कि जो टीचिंग रहेगी वो सक्सेसफुल रहेगी, यानी प्लानिंग करके टीचर जो कुछ पढ़ाएगा उसमें उसको कामयाबी जरूर मिलेगी। ड्यूरिंग दिस फेज प्लानिंग अबाउट फॉलोइंग 2 थिंग्स इज कंसीडर्ड, 2 चीजों के बारे में प्लानिंग कंसीडर की जाती है। वो क्या क्या है, ये 2 चीजें हैं। क्या, पहली है डिटरमाइनिंग सम स्पेसिफिक टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो गोल्स की हमने बात की थी, गोल्स सेट किए जाते हैं। दूसरा, फाइनलाइजिंग एप्रोप्रिएट मेथड्स टू अचीव द डिटरमाइंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो गोल्स सेट कर दिए उनको अचीव करने के लिए क्या मेथड टीचर अपनाएगा, उन मेथड्स की जो प्लानिंग होती है उनको फाइनल करना जो टीचर का काम होता है, वो 2 चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। किसमें, प्री एक्टिव फेज में। प्री एक्टिव फेज में 2 चीजें होनी चाहिए, पहला गोल सेट करे, दूसरा प्लानिंग करे कि उन गोल्स को किस तरह से टीचर अचीव करेगा। सो ए टीचर हैज टू मेक फॉलोइंग डिसीजंस ड्यूरिंग प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में ये डिसीजंस करने होते हैं। कितने, 6 डिसीजन यहां पर डिस्कस किए गए हैं, तो वो 6 डिसीजंस क्या हैं, एक बार हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहला है द नीड ऑफ द लर्नर। सबसे पहले लर्नर को किस चीज की जरूरत है, मतलब उसकी नीड क्या है। दूसरा है द अचीवेबल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू मीट द नीड्स। जो अचीवेबल गोल्स एंड नीड्स हैं, जिनको अचीव किया जा सके, वही डिसाइड करे। ये नहीं कि जिनको अचीव ही ना किया जा सके वो टीचर डिसाइड करके बैठ जाए। जैसे देखिए, मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है 6th क्लास को, ठीक है, और वो उनको देने की कोशिश कर रहा है
मान लीजिए वो उनको 12th स्टैंडर्ड का कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो है अचीवेबल गोल नहीं होगा। बच्चे उस लेवल पर जाकर उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे 6th क्लास के बच्चों से अगर वो क्रिटिसिज्म करवाने की कोशिश करे तो वो नहीं कर पाएंगे, किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे, इतना वो उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो अचीवेबल गोल्स भी जरूरी होते हैं। तीसरा है सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट। फिर कंटेंट का सिलेक्शन किया जाए जो पढ़ाना है, सही सही कि भाई मुझे पढ़ाना क्या है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है वो भी लेवल को देखते हुए। अगला है मोटिवेशन टू कैरी आउट द गोल। फिर टीचर प्लान करे कि मुझे किस तरह से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है। अगला है अप्रोच मोस्ट सुटेबल टू कैरी आउट द गोल, कि उस गोल को प्राप्त करने में मैं कौन सी अप्रोच अपनाऊंगा, वो अप्रोच भी टीचर को डिसाइड करनी होती है। और लास्ट है इवेल्युएशन प्रोसेस टू मेजर लर्निंग आउटकम, कि टीचर जो है वो इवेल्युएशन प्रोसेस अपना देखे ताकि वो लर्निंग आउटकम के कितनी बच्चों ने लर्न किया, कितना कुछ सीखा, उसे डिसाइड कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन व्हाइल कंसिडरिंग। ये सारे के सारे जो डिसीजन हैं वो कब लिए जाते हैं, किन चीजों को माइंड में रखकर। पहला लर्नर को माइंड में रखना होता है, फिर होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। मान लीजिए टीचर कुछ भी प्लान कर लेता है, कोई अप्रोच के बारे में प्लान कर लेता है, लेकिन उसके जो मटेरियल है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो टीचर कैसे कर पाएगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स ध्यान में रखना होता है। लर्नर्स का लेवल या उनकी जो साइकोलॉजी है वो सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। टाइम रिक्वायरमेंट, ये भी देखना होता है कि कितना टाइम मुझे दिया जाएगा, क्लास कितने टाइम की होगी और उस टाइम के अंदर अंदर क्या मैं ये चीज करवा पाऊंगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। फिर इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, एक प्लानिंग की जरूरत होती है। सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप जो है प्लानिंग की जानी चाहिए। दूसरा है फेज नंबर 2, इंटरेक्टिव फेज। Second phase of teaching is also called implementation stage. Interactive phase को implementation stage भी कहा जाता है. During this phase, implementation of the things planned during first phase taken place. इस फेज में, पहले फेज में जो चीजें प्लान की गई हैं उन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन यानी उन्हें लागू करने का काम होता है. This phase involves actual classroom interaction between teacher and learner. इस फेज में क्या होता है, टीचर और लर्नर के बीच में एक्चुअल जो है वो इंटरेक्शन होती है, एक्चुअल में उनके बीच में बातचीत होती है. एक्टिविटीज ऑफ दिस इंप्लीमेंटेशन फेज कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग 3 कैटेगरीज. इसमें जो एक्टिविटी होती है वो 3 कैटेगरीज में बांटी जा सकती हैं. पहला परसेप्शन, दूसरा डायग्नोसिस और तीसरा रिएक्टिव प्रोसेसेस. अब देखिए परसेप्शन क्या होता है. इंटरेक्शन ड्यूरिंग क्लासरूम डिमांड्स एन एप्रोप्रिएट perception on the part of the teacher as well as on the part of the student. अब ये perception क्या होता है, समझ आप कह सकते हो या समझना. ठीक है, समझना, अनुभूति. तो ये होता है इस फेज में सबसे पहले परसेप्शन, उस चीज को समझा जाए, अनुभव किया जाए उस चीज का. ठीक है. नेक्स्ट है डायग्नोसिस, उस चीज को जांचा जाए, देखा जाए, डायग्नोज किया जाए कि प्रॉब्लम कहां है, क्या है. और फिर है रिएक्टिव प्रोसेस, यानी रिएक्ट किस तरह से करना है. डायग्नोज कर लिया, बीमारी का पता लग गया टीचर को कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कैसे रिएक्ट करना है वो भी टीचर को ही डिसाइड करना होता है. तो परसेप्शन में क्या होता है, इंटरेक्शन ड्यूरिंग क्लासरूम डिमांड्स एन एप्रोप्रिएट परसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स. दोनों तरफ से ये परसेप्शन होनी चाहिए. व्हेन ए टीचर एंटर्स इन द क्लास ही परसीव्स द क्लासरूम क्लाइमेट. वो किसको ग्रहण करता है, क्लासरूम क्लाइमेट को. ही ट्राइज टू वे हिमसेल्फ हिज एबिलिटीज फॉर टीचिंग. ही ट्राइज टू वे हिमसेल्फ, और दूसरा किसको वे करता है, हिज एबिलिटीज फॉर टीचिंग द क्लास ग्रुप. उसकी योग्यता, क्लास ग्रुप को पढ़ाने की उसकी योग्यता, और वो अपने आप को जो है वहां पर मेजर करता है क्लास के अंदर. ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स ऑल्सो ट्राइज टू परसीव द एबिलिटीज, बिहेवियर, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर. स्टूडेंट्स भी किस चीज की कोशिश करते हैं, वो परसीव करने की कोशिश करते हैं, यानी उस चीज की अनुभूति करने की कोशिश करते हैं
किन किन चीजों की, टीचर की एबिलिटी की, उसके बिहेवियर की और उसकी जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन चीजों की बच्चे जो है अनुभूति करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होता है, टीचर ट्राइज टू एक्सेस द अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स विद रिगार्ड टू देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। टीचर किस चीज की कोशिश करता है, वो कोशिश करता है उस चीज को एक्सेस करने की, जो अचीवमेंट है स्टूडेंट्स की उसको एक्सेस करने की, उस तक पहुंच बनाने की कि स्टूडेंट्स ने कितना अचीव किया, उस चीज तक पहुंच बनाने की टीचर अपनी कोशिश करता है। और उसमें वो क्या देखता है, उनकी एबिलिटी को देखता है, इंटरेस्ट और एटीट्यूड, इन तीनों चीजों को देखकर फिर वो समझने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट्स ने कितना ग्रहण किया। फॉर दिस, इसके लिए ही कैन आस्क सेवरल क्वेश्चंस टू नो हाउ फार स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। इसके लिए वो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता है ये जांचने के लिए कि बच्चों ने कितना समझा। तीसरा है रिएक्शन प्रोसेस। अंडर दिस स्टेज टीचर ऑब्जर्व्स हाउ स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड टू टीचर्स क्वेश्चंस। इसमें वो देखता है कि बच्चे जो है उसके क्वेश्चंस के लिए किस तरह से क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। दिस फेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग appropriate verbal and non-verbal classroom interaction between teacher and the students। ये जो फेज है ये रेस्पॉन्सिबल होता है एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको किसी चीज की स्थापना करने के लिए। और वो क्या चीज है जिसकी उसे स्थापना करनी है, वर्बल और नॉन वर्बल क्लासरूम इंटरेक्शन। के वर्बल रहेगा या नॉन वर्बल रहेगा, मतलब किस तरह का इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट के बीच में रहेगा, वो रिएक्शन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट उसके लिए क्या कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। वो चीज डिसाइड करती है कि टीचर और स्टूडेंट किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट है फेज 3, पोस्ट एक्टिव फेज। जो पोस्ट एक्टिव फेज होता है वो कौन सा फेज होता है, पहले प्लानिंग की, पहला फेज किसका था, प्लानिंग। प्लानिंग के बाद दूसरा उसको अप्लाई करने का, प्लानिंग को अप्लाई करने का, जिसे इंटरेक्टिव फेज बोलते हैं, इंटरेक्टिव। और तीसरा जो है पोस्ट एक्टिव, पहला प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव। तो जो पोस्ट एक्टिव फेज है जिसमें उसको डायग्नोज करना होता है, दिस फेज इन्वॉल्व्स टीचर्स इवेल्युएशन टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स लर्निंग। इस फेज के अंदर टीचर की इवेल्युएशन आती है स्टूडेंट्स की लर्निंग को चेक करने के लिए। स्पेसिफिकली देयर प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलर एरियाज। खास तौर से उसे ये समझना होता है कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है कुछ पर्टिकुलर एरियाज को समझने में, सो दैट ही कैन रिफ्लेक्ट ऑन द टीचिंग, ताकि वो टीचिंग के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सके बाय सेल्फ एंड कैन डिसाइड ऑन द नेसेसरी चेंजेस टू बी ब्रॉट इन द सिस्टम इन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शनल पीरियड। कि नेक्स्ट टाइम, इससे उसको क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जो इंस्ट्रक्शनल पीरियड चलेगा, जब वो पढ़ाने की कोशिश करेगा, तो उसमें उसको क्या चेंजेस करने हैं अपने सिस्टम के अंदर, वो सारी चीजें टीचर जो है यहां से डिसाइड कर पाता है। Thus, this phase is concerned with evaluation activities। इस तरह से ये जो तीसरा फेज है, फेज 3 पोस्ट एक्टिव, ये किससे रिलेटेड है, इवेल्युएशन एक्टिविटीज से। एज द टीचिंग टास्क सम्स अप ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में जो टीचिंग टास्क है वो सम अप होता है। द टीचर आस्क्स क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स। टीचर स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछता है वर्बली और इन रिटन फॉर्म। क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, वो वर्बल भी हो सकते हैं, जबानी भी हो सकते हैं, या रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है, टू मेजर द चेंज इन बिहेवियर ऑफ प्यूपिल्स, ताकि वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में जो चेंज आया उसे मेजर कर पाए, सो दैट देयर अचीवमेंट लेवल में बी इवेल्युएटेड करेक्टली, ताकि उनका जो अचीवमेंट लेवल है कि वो कितना अचीव कर सकते हैं उसका इवेल्युएशन सही तरीके से किया जा सके। विदाउट इवेल्युएशन teaching is an incomplete process as it is related with both teaching and learning। बिना evaluation के teaching क्या है, एक incomplete process है, क्योंकि ये किससे related है, ये दोनों चीजों से related है, teaching से भी और learning से भी। Next, effective teaching learning। अब ये effective teaching learning क्या है, there is no teaching without learning and learning may be without teaching। किसने कहा ये,
थॉमस ग्रीन ने कहा, और बिल्कुल सही कह रखा है। देयर इज नो टीचिंग विदाउट लर्निंग। मान लीजिए आप कुछ पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप कुछ पढ़ा रहे हो और स्टूडेंट उसको पढ़ रहा है, लेकिन इससे आउटकम कुछ नहीं आ रहा है, आउटपुट कुछ नहीं आ रही है। जब आउटपुट कुछ नहीं आ रही है, दैट मीन्स यू टॉट जीरो, आपने कुछ नहीं पढ़ाया। क्लियर है? लेकिन कई बार क्या होता है, स्टूडेंट एनवायरमेंट से सीख लेता है, किसी और से सीख लेता है, किसी एक्सपीरियंस से सीख लेता है, तो वो जो लर्निंग होती है वो टीचिंग के बिना भी हो सकती है, बिना पढ़ाए भी हो सकती है, अनुभव से भी कोई सीख लेता है, ठीक है। तो टीचिंग जो है वो लर्निंग के बिना कुछ नहीं है, जबकि लर्निंग जो है वो टीचिंग के बिना पॉसिबल हो सकती है। ये इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि किस तरह से टीचिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ टीचिंग टास्क। टीचिंग टास्क के लेवल्स, 3 लेवल बताए। पहला मेमोरी लेवल, सबसे लो। दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो मिडिल का होता है। और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो टॉप लेवल होता है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। अब देखिए इनमें होता क्या है। मेमोरी लेवल में सिर्फ जो डाटा दिया गया है उसे क्रैम करना होता है स्टूडेंट्स को, तो ये तो मतलब सबसे लो लेवल है। फिर अंडरस्टैंडिंग, उसे समझना होता है। और फिर है रिफ्लेक्टिव, जो टॉप का है, यानी कोई एक सिचुएशन दी, कुछ टीचर ने बताया और उसमें बच्चों ने जो सीखा उससे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर पाए, उसे रिफ्लेक्ट भी कर पाए उस चीज को, तो दैट टीचिंग इज टॉप वन। During formal classroom teaching, the teaching task performed by the teacher can be arranged from least thoughtful to most thoughtful according to Morris. ये देखिए किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मॉरिस। जो क्लासरूम में टीचर टीचिंग करता है उसे किस तरह से अरेंज किया जा सकता है? उसे 2 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, लीस्ट थॉटफुल टू मोस्ट थॉटफुल। From this viewpoint, 3 stages of teaching task has been accepted by educationists as well as psychologists. दोनों ने ही टीचिंग के 3 जो हैं स्टेजेस वो मानी हैं। अब वो तीनों स्टेजेस क्या हैं? These 3 levels are named memory level, understanding level and reflective level. तो चलिए इनको एक बार देखते हैं डिटेल में। As shown in above image, the memory level is kept at the lowest of pyramid, while reflective level is kept at the top of pyramid. Understanding level is kept in the middle of memory level and thinking level. These 3 levels of teaching are explained below. वो तो हम पहले ही कर चुके हैं कि जो मेमोरी लेवल है वो सबसे नीचे होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे ऊपर, और बीच में जो होता है वो कौन सा लेवल होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। ऊपर रिफ्लेक्टिव लेवल, बीच में अंडरस्टैंडिंग और नीचे मेमोरी लेवल। ठीक है, ये 3 लेवल चलते हैं। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, व्हेन कंसीडरिंग द यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, ज्ञान संबंधी जो विशेषताएं हैं जब उनके डेवलपमेंट की बात की जाती है, दिस लेवल इज एज्यूम्ड टू बी ऑफ क्वाइट लो लेवल, एज हियर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स मेमोरी ओनली। जब ज्ञान संबंधी योग्यताओं की बात की जाती है तो इस लेवल को, मेमोरी लेवल को, सबसे लो लेवल का समझा जाता है, क्योंकि यहां पर जो है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सिर्फ याददाश्त तक सीमित होता है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू ओनली मेमोराइज द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द क्लासरूम टू देम। इस लेवल के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है? स्टूडेंट्स से ये उम्मीद की जाती है कि वो क्लासरूम में जो कुछ भी उनके सामने प्रेजेंट किया गया है उसे जस्ट याद कर लें, उसको मेमोराइज कर लें। नीदर दे डेवलप अंडरस्टैंडिंग, ना ही तो वो उस चीज से कुछ समझते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है उनकी ऑफ दैट मटेरियल, उस मटेरियल से, नोर दे कैन यूटिलाइज दिस नॉलेज इन द मीनिंगफुल मैनर, और ना ही इस नॉलेज को वो किसी मीनिंगफुल मैनर में इस्तेमाल कर पाते हैं। तो 2 प्रॉब्लम है इसकी। क्या? पहला है देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल, उस मटेरियल की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। दूसरा,
जो वो नॉलेज जो मिली बच्चे को उसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती है, वो कहीं पर इस्तेमाल नहीं होती है। अब मान लीजिए जैसे हिस्ट्री की डेट्स याद करवाते हैं टीचर्स स्टूडेंट्स को, उससे क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है? कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। कहाँ यूटिलाइज करेगा उसको? कहीं नहीं। हिस्ट्री में पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, अरे कब हुई थी उससे क्या लेना देना है? बुक में लिखी मिलेगी, गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है। तो ये जो है उससे कोई मीनिंगफुल नॉलेज जो है ना, वो जो नॉलेज निकलती है उसे मीनिंगफुल मैनर में बच्चा कहीं यूज नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो ये एक क्रैमिंग तक ही सीमित होती है। दिस लेवल ऑफ टीचिंग वाज प्रोपाउंडेड बाय हर्बर्ट। किसने दिया था ये दिया था हर्बर्ट ने। क्लियर है? प्रोपाउंडेड बाय हर्बर्ट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मॉरिस द टीचिंग एट मेमोरी लेवल कैन बी डिफाइंड एज, मेमोरी लेवल पर मॉरिस के अकॉर्डिंग टीचिंग को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? द टाइप ऑफ एक्ट विच सपोजडली एम्ब्रेस committing factual materials to memory and nothing else। यानी इसके अंदर ये एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें ये माना जाता है कि एम्ब्रेस करना होता है, चिंतन करना होता है, कमिटिंग फैक्चुअल मटेरियल टू मेमोरी एंड नथिंग एल्स। जो फैक्चुअल मटेरियल है उसे मेमोरी में कमिट करना होता है, उसे मेमोरी में डालना होता है, इसके सिवाय वो कुछ भी नहीं है। यानी इस काम के अंदर सिवाय फैक्ट्स को मेमोरी में डालने के सिवाय और ये एक्ट कुछ भी नहीं है। आगे क्या है? एट दिस लेवल, इस लेवल पर सक्सेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट टू विच स्टूडेंट्स आर एबल टू स्टोर द प्रेजेंटेड फैक्ट्स। इस लेवल के ऊपर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी कामयाबी किस चीज के ऊपर निर्धारित है? उसकी कामयाबी निर्धारित है उस हद तक जिस हद तक बच्चे उन फैक्ट्स को अपनी मेमोरी में स्टोर करने में कामयाब होते हैं। ठीक है? फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड प्रिंसिपल्स एंड लेवल टू विच दे आर एबल टू रिकॉल व्हेन रिक्वायर्ड। और फिर वो लेवल जब वो मान लीजिए स्टोर तो कर ली लेकिन बहुत जल्दी भूल गए, तो वो लेवल भी देखना होता है कि जब जरूरत पड़े तो बच्चे उसको दोबारा से याद भी कर पाए। टीचिंग एट मेमोरी इज मेनली सब्जेक्ट सेंटर्ड। ये जो टीचिंग होती है ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑब्टेनिंग द नॉलेज, रॉट लर्निंग ऑफ द कंटेंट, स्टोरिंग इट इन द मेमोरी एंड एबिलिटी टू इजीली रिकॉल इट व्हेनेवर नीडेड। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस लेवल का, मेमोरी लेवल का, वो क्या होता है कि नॉलेज ऑब्टेन करे बच्चा, रॉट लर्निंग हो, रॉट लर्निंग का मतलब रटना, एक तरह से रट्टिफिकेशन वाली लर्निंग हो, कंटेंट की, कंटेंट को बार बार रिपीट करके बच्चा लर्न कर ले और उसे स्टोर कर ले मेमोरी में और फिर जब जरूरत पड़े तो उसे याद भी कर पाए। फॉर दिस रीजन, इस कारण से दिस टाइप ऑफ टीचिंग नीड्स प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड इट्स प्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर बहुत ही प्रॉपर तरीके का कंटेंट सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा कंटेंट सेलेक्ट नहीं करना चाहिए जिसमें अंडरस्टैंडिंग बने या रिफ्लेक्शन बच्चा दे पाए अपना। तो इसमें सिर्फ ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो और जिसको सिर्फ क्रैम करना ही पड़ता हो। एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग रोल ऑफ स्टूडेंट्स इज सेकेंडरी इन कंपैरिजन टू द टीचर। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ही तो लर्न करना होता है, उन्हें ही अपने माइंड में स्टोर करनी होती है, तो स्टूडेंट का सेकेंडरी कैसे हो गया? देखिए, स्टूडेंट्स को जो कुछ डाटा दिया गया है, ठीक है ना, वो जस्ट अपने माइंड में स्टोर करना होता है, उसमें कोई क्रिएटिविटी वगैरह नहीं दिखानी होती। जबकि क्रिएटिविटी किसको दिखानी होती है? यहाँ पर क्रिएटिविटी दिखानी होती है टीचर को। टीचर डिसाइड करता है कि ये स्टूडेंट जो है क्या लर्न करे। वो जो कंटेंट है वो टीचर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। कंटेंट किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? टीचर के द्वारा। और फिर ये कंटेंट जाता है इस बच्चे तक और यहां से माइंड तक। तो इसमें बच्चे का जो रोल है वो इनएक्टिव ही रहता है। वो डिसाइड नहीं करता कि कौन सा कंटेंट उसे माइंड में सेट करना है और कौन सा कंटेंट नहीं। लर्नर्स रोल इज टू पैसिवली रिसीव द गिवन इंफॉर्मेशन लाइक ऑडियंस। जो लर्नर है उसका रोल क्या रहता है? एक पैसिव रोल रहता है जिसमें वो सिर्फ उस
इंफॉर्मेशन, जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसे ग्रहण करता है, रिसीव करता है, एक ऑडियंस की तरह बार बार सुन के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर क्या करते हैं, आर नीदर गिवन एनी अपॉर्चुनिटी टू इंडिपेंडेंटली इनिशिएट एनीथिंग टू गेन नॉलेज। ना ही तो वो अपने आप कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, कोई पहल कर सकते हैं नॉलेज को गेन करने की। नोर दे आर प्रोवाइडेड एनी अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज, डिस्कस और डिबेट इन द डायरेक्शन ऑफ सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग की डायरेक्शन में मतलब अपने आप उनको जो सीखने की जो प्रोसेस होता है, बच्चा जिसमें अपने आप सीखता है, उस प्रोसेस में भी उनको कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, जैसे क्रिटिसाइज करना, डिस्कस करना, डिबेट करना, ठीक है, ये सब चीजें भी यहां पर नहीं होती इस लेवल में। आगे क्या है, द नेचर ऑफ मोटिवेशन इन्वॉल्व्ड इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज ओनली एक्सक्रेंट, नॉट इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सिक नहीं होता ये, सॉरी, एक्सट्रिंसिक नॉट इंट्रिंसिक। जो ये जो लेवल होता है, द नेचर ऑफ मोटिवेशन, इस लेवल के अंदर जो मोटिवेशन की नेचर होती है, मोटिवेशन जो होता है वो बाह्य होता है, बाहरी होता है, एक्सट्रिंसिक बाहरी, इंट्रिंसिक नहीं होता, अंदरूनी मोटिवेशन नहीं होता। हियर स्टूडेंट्स आर नॉट इंडल्ज्ड इन टीचिंग लर्निंग टास्क ड्यू टू देयर विश। यहां पर बच्चे अपनी इच्छा से टीचिंग लर्निंग टास्क में इन्वॉल्व नहीं होते, और इंटरेस्ट, अपनी इच्छा या इंटरेस्ट से नहीं, रादर ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक फियर ऑफ पनिशमेंट। बल्कि कोई बाहरी फैक्टर उनको इस चीज में इन्वॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, जैसे कि किसका डर, पनिशमेंट का डर। द मेथड यूज्ड इन एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग आर ऑल्सो टीचर सेंटर्ड एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड, नॉट स्टूडेंट सेंटर्ड। तो यहां पर जो मेथड होते हैं वो भी स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं होते, वो टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं। मतलब क्या मेथड अपनाया जाएगा, किस तरह से उस चीज को याद किया जाएगा, वो टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड वो चीजें होती हैं। इवेल्युएशन टेक्निक्स आर ऑल्सो डिजाइन्ड इन ए मैनर so that they can examine the student's ability to recall and recognize the material stored in their memory। जो इवेल्युएशन टेक्निक्स होती हैं वो भी इस तरह की होती हैं, जैसे परफॉर्मेंस टेस्ट तो इसमें हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से। इसमें क्या होगा, ओरल टेस्ट हो सकता है, क्वेश्चंस बना देंगे, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, या किसी भी तरह के, या रिटन टेस्ट हो सकता है। तो क्या है, उसमें जस्ट ये चेक करना होता है कि बच्चे ने जितना स्टोर किया है माइंड में उसे वो रिकॉल कर पाता है या नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग का अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो क्या है, वो एक बार देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल, दिस लेवल ऑफ टीचिंग कंसीडर्ड मोर थॉटफुल देन मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल से थोड़ा सा ज्यादा थॉटफुल है। इट वॉज propounded by Morrison. At this level, rather than focusing on rote learning of content, understanding the concept is emphasized। ये जो लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसमें जो रोट लर्निंग होती है, रोट लर्निंग जो मतलब चीजों को जस्ट क्रैम करने की जो बात होती है, कंटेंट को मेमोरी में स्टोर करने की जो बात होती है, वो नहीं होती। बजाय उसके किस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है, इसमें फोकस किया जाता है कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे, कि वो कंसेप्ट क्या है, वो जो रूल है, जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो समझाया जाना चाहिए बच्चे को, बजाय उस चीज को बच्चे के माइंड में जस्ट क्रैम करवाने के। मॉरिस इन हिज बुक लर्निंग थियरी फॉर टीचर्स डिफाइंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एज द वन दैट सीक्स टू acquaint students with the relationship between a generalization and the particulars, between principles and solitary facts, and which shows the use to which the principles may be applied। ये जो लेवल है इसे मॉरिस अपनी बुक लर्निंग थियरी फॉर टीचर्स, इसमें किस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये जो लेवल है ये कैसा है, दैट सीक्स टू एक्वेंट स्टूडेंट्स विद द रिलेशनशिप, जो कि
इस चीज का ध्यान रखता है, ये सीख करता है, मतलब उसकी ये इच्छा होती है इस प्रोसेस की, ये करना चाहता है क्या, स्टूडेंट्स को एक्वेंट करना चाहता है, यानी उनकी जान पहचान बनाना चाहता है। ठीक है, जान पहचान करवाना चाहता है स्टूडेंट्स की, किसके साथ, विद द रिलेशनशिप बिटवीन ए जनरलाइजेशन एंड द पर्टिकुलर्स, कि जो जनरलाइजेशन होती है और जो पर्टिकुलर्स निकलते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस चीज को अगर बच्चा समझेगा, यानी एक कोई भी जनरल रूल है, ठीक है, उसे अगर बच्चा समझ लेता है और फिर जो पर्टिकुलर्स निकल के आते हैं, ठीक, तो उन पर्टिकुलर्स के बीच में और उस जनरल रूल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप बच्चे को यहां पर समझ में आनी चाहिए। और किस किस चीज के बीच में ये रिलेशनशिप, बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड सॉलिटरी फैक्ट्स, जो सिद्धांत बनते हैं और जो अकेले तथ्य होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है, एंड विच शोज, और ये क्या दिखाता है ये लेवल, एंड विच शोज द यूज टू विच द प्रिंसिपल्स में बी अप्लाइड, और ये दिखाता है द यूज, वो इस्तेमाल, टू विच, जिसके ऊपर ये यूज किया जा सकता है, द प्रिंसिपल्स में बी अप्लाइड, जिसके ऊपर ये सिद्धांत जो हैं वो लागू किए जा सकते हैं, उस चीज का ये यूज भी दिखाता है कि ये सिद्धांत कहां पर लागू किए जा सकते हैं, उसका यूज कैसे होगा, वो चीज ये जो लेवल है ये दिखाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज नॉट कन्फाइंड टू storing the facts and information like memory level. Rather, it involves driving conclusions, generalizing theories and principles on the basis of presented facts and information. बच्चों के सामने जो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन रखे जाते हैं उस चीज से बच्चे क्या निकालने की कोशिश करते हैं, दो चीजें निकालने की कोशिश करते हैं, जनरलाइजिंग थियरीज और प्रिंसिपल्स। ठीक है, कंक्लूजन भी निकालते हैं, तीन चीजें हो गई, एक तो कंक्लूजन निकालते हैं, फिर जनरलाइज करते हैं थियरीज को, और फिर निकालते हैं वो सिद्धांत। किन चीजों से, जो इंफॉर्मेशन और फैक्ट बच्चों के सामने होती है, यानी बच्चों को कुछ फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और उन फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के बेस पे बच्चे कंक्लूजन निकालते हैं, जनरलाइजिंग थियरीज करते हैं और प्रिंसिपल्स बनाते हैं, अपने आप मतलब वो समझने की चीजों को कोशिश करते हैं। द सब्जेक्ट मैटर इज प्रेजेंटेड linking it with learner's previous experiences and his existing knowledge। जो सब्जेक्ट मैटर है, मतलब जो बच्चों के सामने जो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन रखी जाती हैं वो किस चीज को ध्यान में रखकर रखी जाती हैं, जो पिछले एक्सपीरियंसेस हैं और अब उसमें कितनी नॉलेज है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं, सो दैट इट एक्ट्स एज ए बेस टू ऑब्टेन फर्दर नॉलेज एंड हेल्प इन सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ताकि ये किस तरह से काम कर सके, एक आधार की तरह काम कर सके, टू ऑब्टेन फर्दर नॉलेज, आगे की नॉलेज ग्रहण करने में। प्रीवियस एक्सपीरियंस देख लिए, प्रेजेंट नॉलेज देख ली, कुछ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन दी ताकि बच्चा उनको समझे और उस लेवल से, जिस लेवल पे वो अब है, उस लेवल से आगे की नॉलेज वो ले पाए। और ये आगे किसमें हेल्प करती है, हेल्प इन सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। और ये फिर बच्चे की मदद करती है कि बच्चा अपने जीवन में जो वास्तविक मुसीबतें आती हैं, वास्तविक जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे जीवन में किस तरह से डील कर पाएगा, ये इसका उद्देश्य होता है। एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग टू, द रोल ऑफ टीचर इज डोमिनेटिंग। टीचर का ज्यादा रोल होता है, डोमिनेंट होता है, यानी महत्वपूर्ण होता है। बट हियर टीचर हैज टू मेक सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होते हैं। देन इन द मेमोरी लेवल, एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इज बाय द स्टूडेंट्स इज नेसेसरी एट दिस लेवल। जो मेमोरी लेवल होता है उसमें टीचर को इतने एफर्ट्स नहीं करने होते। क्यों नहीं करने होते? क्योंकि उसमें तो रोट लर्निंग होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो कंसेप्ट दिया टीचर ने वो बच्चों की समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए, उस कंसेप्ट को समझाने के लिए टीचर को थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट यहां पर करने पड़ते हैं। द रोल ऑफ लर्नर एट दिस लेवल इज नॉट दैट मच पैसिव एज इन मेमोरी लेवल। जितना पैसिव मेमोरी लेवल में रोल है ना, उतना तो यहां पर नहीं है, लेकिन फुल्ली एक्टिव यहां पर अभी भी स्टूडेंट नहीं होता है। इफ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी कंसेप्ट,
यहां पर क्या होता है, अगर बच्चे को कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता, ही कैन आस्क टू मेक इट मोर क्लियर, तो वो पूछ सकता है उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, मतलब यहां पर बच्चा जो है क्वेश्चनिंग कर सकता है। ऑल्दो स्टूडेंट्स हैव टू बी एक्टिव टू रीच to conclusions and making generalizations, but their participation in teaching learning process is controlled by the teacher to a large extent। हालांकि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको एक्टिव होना होता है, क्या करने के लिए, ताकि वो कंक्लूजन तक पहुंच पाएं, जनरलाइजेशन कर पाएं, लेकिन उनका जो रोल होता है, जो पार्टिसिपेशन की होती है जिसमें वो हिस्सा लेते हैं, वो काफी हद तक टीचर ही उसको कंट्रोल करता है। हियर ऑल्सो नेचर ऑफ मोटिवेशन इज एक्सट्रिंसिक लाइक मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। यहां पर भी जो मोटिवेशन होता है वो बाह्य होता है, बच्चे मतलब अपने आप मोटिवेट होकर ये काम नहीं करते हैं। मेथड्स टू बी यूज्ड एट दिस लेवल आर selected keeping in mind the fulfillment of understanding objectives besides the knowledge objectives। जो मेथड्स हैं वो यहाँ पर कैसे यूज किए जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो अंडरस्टैंडिंग है किसकी, ऑब्जेक्टिव्स की, वो फुलफिल हो जाए, और साथ साथ जो नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी प्राप्त कर लिए जाएं, यानी अंडरस्टैंडिंग भी हो और नॉलेज भी हो। ये चीज यहां पर ध्यान में रखकर ये मेथड अप्लाई किया जाता है। Although methods used at this level are also teacher or subject centered, it is tried to use them to generate understanding of acquired knowledge in the students। हालांकि जो मेथड्स होते हैं वो टीचर और सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर ये कोशिश की जाती है कि उनको किस तरह से यूज किया जाए ताकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज, जो बच्चों ने नॉलेज ग्रहण की उसकी अंडरस्टैंडिंग वो जनरेट हो जाए, यानी बच्चों के द्वारा ग्रहण की गई जो जानकारी है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसकी समझ बच्चों में आ जाए, ये चीज यहां पर ध्यान में रखी जाती है। तो यहां पर जो मेथड होते हैं वो टीचर और सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं, लेकिन उनमें यह भी ध्यान रखना होता है कि बच्चे को जो नॉलेज मिली है उसकी अंडरस्टैंडिंग जनरेट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो थोड़े से वो स्टूडेंट सेंटर्ड भी होते हैं। विद दिस व्यू पॉइंट, कंबाइनिंग लेक्चर मेथड विद डेमोन्स्ट्रेशन एंड यूजिंग inductive deductive method or analytic synthetic method are considered appropriate। इस व्यू पॉइंट के साथ, मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए, जो कंबाइनिंग लेक्चर मेथड है जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन होती है और यूज किसका होता है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव और एनालिटिक और सिंथेटिक, एनालिटिक एंड सिंथेटिक। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो इंडक्टिव होता है उसमें क्या होता है, सेट ऑफ फैक्ट्स हेल्प टू जनरलाइज, और डिडक्टिव इसमें जनरलाइजेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड फैक्ट्स, मतलब जनरलाइजेशन से फैक्ट्स निकालना, और इंडक्टिव में जो फैक्ट्स जैसे एग्जांपल्स दे दिए उनसे फिर एक जनरलाइजेशन बनाना, मतलब एक आइडिया बना लेना, एक रूल, एक कंसेप्ट तैयार कर लेना। एनालिटिक क्या होता है, एनालिटिक में जैसे एक ये सेंटेंस है, मान लीजिए यहां से यहां तक एक सेंटेंस है, पहले इसको तोड़िए बच्चे को समझाने के लिए, ठीक है, पार्ट्स में तोड़िए, फ्रेजेस में तोड़िए, वर्ड्स में तोड़िए, और फिर सिंथेटिक उसको सारे को एक करके बच्चे के सामने जो है प्रेजेंट करिए दोबारा से कि भाई ये सेंटेंस है, इसे अब इस तरह से समझो। तो ये सारा का सारा इसमें ध्यान रखना होता है। ये दो जो मेथड बताए, इंडक्टिव टू डिडक्टिव एंड एनालिटिक टू सिंथेटिक। नेक्स्ट, इवेल्युएशन हियर इज मोर वाइड। यहां पर जो इवेल्युएशन होती है वो बहुत ही ब्रेथ होती है एंड डिटेल्ड, और काफी डिटेल्ड होती है देन दैट इन मेमोरी लेवल। जो मेमोरी लेवल में इवेल्युएशन होती है उससे काफी ब्रेथ होती है, काफी बड़ी होती है। फॉर दिस, इसके लिए, और रिटन एंड परफॉर्मेंस टाइप ऑफ टास्क्स
आर यूज्ड एट दिस लेवल। और इसी वजह से यहाँ पर तीनों तरह के टास्क यूज किए जाते हैं, ओरल भी, रिटन भी और परफॉर्मेंस टाइप टेस्ट भी, टू इवेलुएट बोथ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग objective type, short answer type and essay type. All three types of questions are used, but objective type and short answer type questions are given priority to essay type questions. यहाँ पर हर तीनों तरह के क्वेश्चंस यूज किए जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी, शॉर्ट भी और एसे टाइप भी, लेकिन एसे टाइप क्वेश्चंस की बजाय ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को ही ज्यादा महत्व यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, दिस लेवल प्रेजेंट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे टॉप का लेवल होता है, ये हाईएस्ट लेवल होता है टीचिंग का। विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय हंट। हंट ने इसको बनाया, मतलब एक तरह से आगे किया या इंट्रोड्यूस किया। इट इज कंसिडर्ड मोस्ट थॉटफुल अमंग ऑल थ्री लेवल्स ऑफ टीचिंग। सबसे ज्यादा थॉटफुल होता है ये। व्हेन फैक्ट्स एंड सब्जेक्ट मटेरियल आर अंडरस्टूड प्रॉपरली, इट कम्स टू थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ओवर इट। जब जो फैक्ट्स होते हैं और जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जो वो बच्चा ध्यान से समझ लेता है, समझने के बाद फिर किस चीज की बारी आती है, थिंकिंग की और रिफ्लेक्टिंग की। बच्चा उसको सोचता है उसके ऊपर और फिर रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उस चीज को अपने काम में, अपनी चीजों में रिफ्लेक्ट करता है। एंड इट इज अचीव्ड एट द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। एंड इट इज अचीव्ड, और ये जो चीज है थिंकिंग और रिफ्लेक्टिंग, ये कहां पर अचीव की जा सकती है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे। एज पर द नेम, जैसा कि इसका नाम है, एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट रीऑब्जर्व्स एंड इवेलुएट्स। जो स्टूडेंट है वो चीजों को दोबारा ऑब्जर्व करता है, उनको इवेलुएट करता है, द थिंग्स ही हैज अंडरस्टूड, जिन चीजों को उसने समझा है, मतलब जो चीजें उसे समझाई गई हैं टीचर द्वारा, उनको रीऑब्जर्व करता है, उनको इवेलुएट करता है और फिर उनसे आगे अंडरस्टैंडिंग लेवल वो अपना बनाता है। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग हैज इट्स रूट इन द cognitive field of theory of learning. This theory is also called goal insight theory, and it opposed the traditional mechanical meaningless understanding of the facts. जो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है, इसकी रूट्स कहाँ हैं, कॉग्निटिव फील्ड थियरी ऑफ लर्निंग, इन द कॉग्निटिव फील्ड थियरी ऑफ लर्निंग। जो थियरी ऑफ लर्निंग में जो कॉग्निटिव फील्ड है, जो ज्ञान संबंधी क्षेत्र है, वहां तक इसकी जड़ें हैं। ये जो थियरी है, इसे और क्या कहा जाता है, गोल इनसाइट थियरी। एंड इट अपोज्ड, और ये विरोध करती है किसका, जो ट्रेडिशनल मैकेनिकल मीनिंगलेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स है। ट्रेडिशनल मैकेनिकल मीनिंगलेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स को सिर्फ समझना, उसे अप्लाई ना करना, इस चीज का ये विरोध करती है। उसे रीऑब्जर्व ना करना, इवेलुएट ना करना, फैक्ट्स को बस समझना और वहीं तक टीचिंग को रोक देना। उससे आगे भी होता है, उससे आगे क्या होता है, रीऑब्जर्वेशन और इवेलुएशन जो है वो होनी बहुत ही जरूरी है। आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू मॉरिस, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ये दिखाई नहीं दे रहा है। अकॉर्डिंग टू मॉरिस, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स, किस किस चीज को इन्वॉल्व करती है, केयरफुल क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन आइडिया और सपोज्ड आर्टिकल ऑफ नॉलेज इन द लाइट ऑफ द टेस्टेबल एविडेंस विच सपोर्ट्स इट एंड द फर्दर कंक्लूजन टुवर्ड्स विच इट पॉइंट्स। क्या करती है, ये इन्वॉल्व करती है केयरफुल क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ध्यानपूर्वक जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया जाता है किसका, एक आइडिया का, या जो सपोज्ड आर्टिकल ऑफ नॉलेज है। सपोज्ड आर्टिकल ऑफ नॉलेज मतलब जो भी आर्टिकल ऑफ नॉलेज दिया गया है उसका या एक आइडिया का ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन करती है इन द लाइट ऑफ टेस्टेबल एविडेंस। और ये जो एग्जामिनेशन होता है ये किसके संदर्भ में होता है, इन द लाइट ऑफ टेस्टेबल एविडेंस, मतलब ये ध्यान में रखते हुए टेस्टेबल एविडेंस को लेकर ये एग्जामिनेशन
किया जाता है विच सपोर्ट्स इट, जो इसको सपोर्ट करते हो, यानी किसको, रिफ्लेक्टिव टीचिंग को जो सपोर्ट करते हो, ऐसे टेस्टेबल एविडेंस को ध्यान में रखकर एग्जामिनेशन किया जाता है किसी आइडिया का या सपोर्टेड आर्टिकल ऑफ नॉलेज का। एंड द फर्दर कंक्लूजन, और आगे का जो कंक्लूजन है, टुवर्ड्स विच इट पॉइंट्स, और जो जिसकी तरफ ये जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है ये पॉइंट आउट करती है जिसकी तरफ, उस चीज का ये एग्जामिनेशन होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग मींस प्रॉब्लम सेंटर्ड। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग है। प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर ये टीचिंग करवाई जाती है। इन दिस, इसमें क्लासरूम एनवायरनमेंट इज ओपन सफिशिएंटली। इसमें एक तो क्लासरूम एनवायरनमेंट जो होता है वो काफी खुला होता है। द टीचर प्रेजेंट्स सम प्रॉब्लम्स बिफोर द प्यूपिल, बच्चों के सामने टीचर कुछ प्रॉब्लम्स देता है, which arouses their attention and they start solving the problem by formulating and testing their hypothesis as a result of their motivation and activeness। क्या होता है कि यहां पर टीचर जब बच्चों को एक प्रॉब्लम दे देता है क्लासरूम के अंदर, तो उस प्रॉब्लम को बच्चे जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दो चीजों के बेस पे, एक तो मोटिवेशन और उनकी जो एक्टिवनेस है उसके ऊपर, और दूसरा क्या है, फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग देयर हाइपोथेसिस। वो फॉर्मुलेट करते हैं, टेस्ट करते हैं अपने हाइपोथेसिस को, अपनी परिकल्पना को, वो फॉर्मुलेट और टेस्ट करते हैं अपनी परिकल्पना को, और उसका रिजल्ट क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ देयर मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन की वजह से इस काम को वो करते हैं और फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी इसमें क्या है, टीचर एक प्रॉब्लम देता है, बच्चे जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, किसके बेस पे, अपनी परिकल्पना को टेस्ट करने के बेस पे। और ये जो परिकल्पना टेस्ट करने की बात होती है, ये होती है उनकी मोटिवेशन और एक्टिवनेस की वजह से। At this level of teaching, the teacher does not play a dominating role as in memory or understanding level of teaching। जो टीचिंग के पहले के दो लेवल हैं, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, उन दोनों में टीचर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन यहां पर टीचर का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। Here the subject matter is also not presented in highly structured and organized form। यहां पर जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा हाईली स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है, जस्ट ऐसे ही एक प्रॉब्लम दे दी जाती है बच्चों को। इट इज केप्ट ओपन एंडेड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम रेजिंग। ये ओपन एंडेड रहता है, इसमें दोनों काम हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो सकती है और प्रॉब्लम रेजिंग भी हो सकती है, यानी बच्चा कोई समाधान भी दे सकता है और कुछ पूछ भी सकता है। दस रिफ्लेक्टिव लेवल इन्वॉल्व्स अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इसलिए जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है वो कौन सी है, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को प्रेजेंट करती है। टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल इज हेल्पफुल इन मेकिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट डेमोक्रेटिक, हेल्दी, लिवली एंड एक्साइटिंग। जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है उसे रिफ्लेक्टिव लेवल क्या कर देता है, डेमोक्रेटिक कर देता है, हेल्दी कर देता है, लिवली कर देता है और एक्साइटिंग कर देता है। At this level of teaching, maximum transfer of learning becomes possible, which is not possible at the other two levels। इस लेवल पे क्या होती है, जो लर्निंग है उसकी मैक्सिमम ट्रांसफर होती है स्टूडेंट्स तक, जो दूसरे लेवल्स में नहीं होती। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी फॉर टीचिंग। टीचिंग के लिए क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, मतलब क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए, टीचिंग कॉम्पिटेंसी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।